हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुफियान माइल्स एंड मनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज IAS 1 के बारे में हम पढ़ेंगे कि IAS 1 क्या कहता है। IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड है। ये बनाता है फाउंडेशन। फाउंडेशन बनाता है किस चीज का? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। कि हमें फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है, हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हमें प्रेजेंट कैसे करनी है। हाउ टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें व्हाट शुड वी व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें शामिल क्या होना चाहिए। ओके। और फिर ये कहता है हाउ द इंफॉर्मेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड। दो चीजें ये बताता है कि इंफॉर्मेशन हमें जो है ना उसमें इंक्लूड क्या होना चाहिए। हम जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो इसमें इंक्लूड क्या होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कहता है कि हमें इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, यूज कैसे करना है। क्यों बताता है ये हमें? ताकि ये यूजफुल हो सके। यूजफुल यूजफुल टू किनको? इन्वेस्टर्स, बैंक्स, रेगुलेटर्स और ऑल टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स। जितनी भी किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन यूज हो सके। अब IAS 1, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। ओके, पहले नंबर पे सबसे ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडेबल वे। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन को कि जो स्ट्रक्चर्ड हो, प्रॉपर हो और उसकी समझ आज के हम अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है आर कंपेरेबल विद द एंटिटीज प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं ये कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर्स जो गुजर चुके हुए हैं उनके साथ। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है आर कंपेरेबल विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज। तो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसकी जो इसका ये बताता है कि जो अदर एंटिटीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी इनको
कंपेरेबल होनी चाहिए। ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन IAS 1 जो है ये नहीं बताता क्या चीजें, मेजरमेंट रूल्स, डू नॉट टेल अस क्या, मेजरमेंट रूल्स। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं बताता कि हाउ टू मेजर एसेट्स, हाउ टू मेजर लाइबिलिटीज, बल्कि ये बताता है हाउ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ये हमें बताता है कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट आपने कैसे करना है। ठीक है, इसमें आगे आता है नंबर 2 पे, ये बताता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंप्लीट सेट, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तीसरे नंबर पे आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, चौथा नंबर पे आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, पांचवें नंबर पे आता है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज की जो समरी है वो। छठे नंबर पे क्या कहता है, कंपैरेटिव फिगर्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो कितने, छह छह चीजें ही हमें बताता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, notes to the financial statement including summary of accounting policies, comprehensive information from the previous period। ठीक है, ये तो हमें बताता है, ये है सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमें एक बताता है, इसमें है कि प्रिंसिपल्स ऑफ IAS 1, जिनमें पहले नंबर पे आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, अब वो कहता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन, किस पे, गोइंग कंसर्न बेसिस,
गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपनी जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रही है कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस फोरसीएबल फ्यूचर, दूर जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर नजर आ रहा है, यानी कंपनी चलेगी, ठीक है, कंपनी आगे बढ़ेगी। इस बेसिस पे इनको अपना ये गोइंग कंसर्न का जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट का कोई कंसर्न है कंपनी की एबिलिटी पे, इसकी कंटिन्यूएशन पे, तो इसको इसको मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, इसको उन्हें डिस्क्लोज करना है, ठीक है, उन्हें बताना है कि ये जो है ना कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाएगी या इसमें कुछ मसला है। दूसरी जो चीज, दूसरा जो प्रिंसिपल वो बताता है वो है अक्रूवल बेसिस। ओके, इसमें क्या कहता है, कंपनी को अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करनी चाहिए यूजेस ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अक्रूवल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखें, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए जब वो अर्न होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैश रिसीव हो गया तो उसकी बेसिस पे, जैसे लेट सपोज आज हमने सेल की 1000 की, ठीक है, 1000 की सेल की, तो हमें ये अभी रिकॉर्ड करनी है। ये नहीं है कि अगर ये सेल क्रेडिट पे थी और कैश इसका जो है ना वो आफ्टर 1 मंथ आएगा, ठीक है, तो हम तब रिकॉर्ड करें, नहीं, हमको इमीडिएटली इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये होता है अक्रूवल बेसिस, ठीक है। तीसरी चीज है मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन, ठीक है। तो इसको क्या कहता है, वो कहता है कि इसमें ओनली, सिर्फ और सिर्फ वो जो है मटेरियल आइटम जिनका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, इनको सेपरेटली प्रेजेंट करना चाहिए। इनको ये नहीं है कि इकट्ठा कर दे, क्या इकट्ठा उसको कर देना चाहिए, वो चीजें जो इमटेरियल हैं, इमटेरियल आइटम्स को आप जो है ना वो इकट्ठा कर सकते हैं, एक ही जगह पे कर सकते हैं। अब मटेरियलिटी जो है वो जज की जाती है बेस्ड ऑन वेदर इंफॉर्मेशन, या जिससे इन्फ्लुएंस हो इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स के जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो जो हैं वो अगर हो रहे हों, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, ये मटेरियलिटी इस बेसिस पे जो है ना वो डिसाइड की जाती है। चौथे नंबर पे आता है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये बताता है, व्हेन क्लियरली स्टेट दैट ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और इनकम अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं है कि इनकम को एक्सपेंसेस में से माइनस करके जो चीज नजर आ रही है वो वहां पे डाल दें, या एसेट्स को लायबिलिटीज के अंदर ऑफसेट कर दें, नहीं, इस आपको प्रॉपरली हर चीज जो है वो प्रेजेंट करनी है, वो आपको दिखानी है। ऑफसेटिंग जो है वो इसके अंदर IS 1 कहता है कि इसमें अलाउड नहीं है जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। पांचवें नंबर पे इसके आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें ये बताता है कि रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो ये कहता है कि एटलीस्ट एनुअली, एनुअली, ठीक है, एनुअली इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करनी चाहिए। लेकिन अगर ये लेस देन 12 मंथ्स हैं और मोर देन 12 मंथ्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्हें डिस्क्लोजर देना है कि हम क्यों, एक्सप्लेन करना है, डिस्क्लोजर देना है या बताना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। छठे नंबर पे आता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब उसमें वो कहता है, IS 1 कहता है कंपनीज मस्ट प्रेजेंट कंपैरेटिव
इंफॉर्मेशन कि कंपनियों के लिए मस्ट है, लाजम है, वो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव्स को डालें। यानी आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं या बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपने पिछले साल के कंपैरेटिव्स भी साथ में शो करने हैं। ये IS1 कहता है लाजिम है। ठीक है। 7वें नंबर पे वो कहता है कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। वो कहता है प्रेजेंटेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। यानी वो जो चीजें हैं वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अगर आपने एसेट्स लायबिलिटीज कुछ भी जैसे शो किया है वो नेक्स्ट पीरियड में भी वैसे ही शो करना है, इसमें चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना है तो इसके लिए आपके पास कोई गुड रीजन होनी चाहिए। कोई अगर चेंज आप पॉलिसी करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो इसके मुतालिक आपसे आपके पास प्रॉपर जो है ना वो चीजें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में वो क्या बताता है, IS1 क्या कहता है आगे। IS1 बताता है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब सबसे पहले उसमें वो बताता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब ये IS1 में आपको सारा स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, जिसमें सबसे पहले वो उठा रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, बैलेंस शीट के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए, इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, एसेट्स। ठीक है। एसेट्स, और इनको स्प्लिट होना चाहिए करंट एंड नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है। फिर आते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो कहता है ये भी स्प्लिट होनी चाहिए करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद आती है इक्विटी। इक्विटी जो है इसमें इंक्लूड होना चाहिए क्या, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिजर्व्स। ये इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है। और जो इसमें मिनिमम, आगे मैं अगले पेज पे जाता हूँ, मिनिमम लाइन आइटम्स इंक्लूड क्या होने चाहिए, कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ट्रेड पेबल्स, लोन्स एंड इक्विटी कैपिटल। ये लाइन आइटम्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ठीक, ये थी बात बैलेंस शीट से रिलेटेड। अब वो कहता है आगे आती है बात स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है। अब ये जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसके अंदर क्या आता है,
अच्छा, वो कहता है इसमें आप एक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, इसमें आप दो स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। एक स्टेटमेंट आप प्रॉफिट और लॉस की बना सकते हैं, और दूसरी बना सकते हैं अलग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। ठीक है, या इन दोनों को ज्वाइंट भी कर सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप ये दोनों को बना सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस के अंदर आपको पता है क्या चीजें आती हैं, इनकम आती है, कॉस्ट ऑफ सेल आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप डिफरेंट कैटेगराइज किया होता है, माइनस करके फिर आपका जो है वो प्रॉफिट और लॉस वहाँ पे शो होता है। अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आती हैं, लाइक जो होते हैं रिवैल्यूएशन गेन्स उसके अंदर आते हैं, फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, एक्चुरियल गेन्स एंड लॉसेस। तो ये चीज़ें जो है ना वो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंडर आती हैं। नेक्स्ट हमें वो बताता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या आता है, वो शो करती है प्रॉफिट और लॉस को शो करती है, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम को शो करती है, डिविडेंड्स को शो करती है, और एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और करेक्शंस ऑफ एरर्स। ठीक है, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ जाता है, जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है, कोई अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम है वो आ जाती है, डिविडेंड्स आ जाते हैं, और कोई भी चेंजेस जो अकाउंटिंग पॉलिसी और करंट करेक्शन ऑफ एरर्स में आती है, वो चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। आगे आगे हमें वो बताता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, इसको डिटेल में हम जो है ना वो IAS 7 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे अपडेट भी आए हैं इन स्टैंडर्ड्स के अंदर, वो सारे जो हैं हम ये जो IS 1 के अंदर भी कुछ चेंजेस आई हैं, आपने लेटेस्टली सुना होगा, ये IFRS में कन्वर्ट हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं, तो वो सारी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज लेने के लिए आपको IS 1 के लिए ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, इन चीजों को समझना, IS 1 होता क्या था, क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर आती है जनाब, ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, किस फॉर्म में वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जितनी भी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इन आउट हो रही है। उसके बाद इन्वेस्टिंग, मैं दोबारा राइट करता हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो चेंजेस आ रही हैं कैश के अंदर। और तीसरे नंबर पर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जितनी भी चेंजेस इन तीनों के जरिए आएंगी वो सारी कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी। उसके बाद आता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट जिनका कुछ रोल होता है, जो बहुत जरूरी होती हैं बतानी, वो नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर होती हैं।
ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन फॉर आइटम्स ऑन द मेन स्टेटमेंट। अब आपने अक्सर देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स टू दी अकाउंट्स जो है ना वो नंबरिंग के साथ होते हैं। जैसे लेट सपोज आपको एसेट्स दिखा रहा होता है तो एसेट्स की जो सारी वर्किंग है वो नंबर 1 देके आपको शायद हो सकता है नीचे नोट्स टू दी अकाउंट्स में उसकी डिटेल्ड वर्किंग हो कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, इसमें क्या एडिशन हुई, क्या डिलीशन हुई और क्या इसमें से डेप्रिसिएशन हुई, वो सारी डिटेल आपको उसमें दिखा रहा होता है। ठीक है, एडिशन रिलेशन, तो ये नोट्स ऑफ द अकाउंट्स ये एक्सप्लेनेशन होती है आप आइटम की जो मेन स्टेटमेंट के अंदर होते हैं। उसके अलावा कोई भी आप जजमेंट एंड एस्टिमेट्स, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के दौरान जजमेंट और एस्टिमेट्स बनाए होते हैं वो भी आप इसमें दिखाते हैं। ठीक है। फिर इसमें दिखाते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल, कैपिटल मैनेजमेंट, जितनी भी कैपिटल को आप आगे पीछे कुछ भी कर रहे होते हैं उसकी मैनेज कैसे कर रहे हैं वो भी आप जो है वो इसके अंदर ही दिखाते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स में। एनी अदर डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय IFRS, और कोई भी डिस्क्लोजर जो IFRS के अंडर आपकी आ रही होती है वो भी आप इसमें दिखाते हैं। ठीक है। उसके अलावा नंबर 5 पे आता है जजमेंट एंड एस्टिमेट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपने जो क्रिटिकल जजमेंट्स मेड बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में क्रिटिकल जजमेंट्स की होती हैं उनके बारे में बताना होता है। फिर उसके अलावा कि अजम्पशंस जो ली होती हैं उनके बारे में बताता होता है, जिसका जिसका कोई सिग्निफिकेंट रिस्क होता है कॉजिंग मटेरियल एडजस्टमेंट टू एसेट्स या लायबिलिटीज के अंदर होती है, तो ये बताना होता है। अच्छा, इसमें अब एक और है कि इसमें रिसेंट रिसेंट अमेंडमेंट्स थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी सी मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करूंगा। रिसेंट अमेंडमेंट्स में रिसेंट अमेंडमेंट क्या है कि क्लैरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी एज करंट एंड नॉन करंट एसेट, तो ये मोर फोकस कर रहा है किस पे, डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब जितनी भी मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना उनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है ना वो कह रहा है कि इस पे ज्यादा फोकस किया गया। सिर्फ ये नहीं है जो सिग्निफिकेंट है, जो मटेरियल है, मटेरियल अब खाली सिग्निफिकेंट मटेरियल नहीं होती, मटेरियल वो होती है जिससे किसी यूजर के डिसीजंस पे, इकोनॉमिक बेनिफिट पे कुछ डिफरेंस आ सकता है, कुछ चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये है, ये तो हो गया हमारे जो डिटेल थी IS 1 के अंदर। अब इसको हम करते हैं कंक्लूड। ठीक है। इसमें कंक्लूजन क्या है, IAS 1 क्या कहता है कि ये कहता है ये सेट्स द प्रेजेंटेशन रूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रूल सेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और कंपेयरेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद ये कवर करता है स्ट्रक्चर, यानी ये कवर करता है स्ट्रक्चर की प्रिंसिपल्स, डिस्क्लोजर्स
और जजमेंट एरियाज को, ठीक है। और ये फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, बेसिस या बेस लाइन ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर IFRS। IFRS के अंदर जितनी भी रिपोर्टिंग है, जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये उसकी बेस लाइन जो है ना वो डिसाइड करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस पे हमारे लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमें ईमेल कीजिए या हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इसमें क्या चेंजेस आप चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी सुनिए, हमारे आने वाले लेक्चर्स को भी सुनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट IAS या IFRS के साथ। अल्लाह हाफिज।